हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया चल रहा है? कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है लॉकडाउन में। डोंट वरी, आपके साथ है आपका पेशे इंस्टीट्यूट। तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एनसीईआरटी में एल्डिहाइड और कीटोन को पहले डिस्कस किया और कार्बोक्सिलिक एसिड को बाद में, इसलिए यहाँ पे हम टॉपिक लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे पार्ट 14 वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 14 है ये। इससे पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम लोग? 1 to 10 एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस किए हैं और 11 से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ रहे हैं। 11th में पढ़े कि आयुपैक और कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 12 और 13 में हम लोग पढ़े कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी स्किप हो गया था, इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ध्यान दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड सॉल्युबिलिटी। स्टेट का मतलब क्या है? उसका स्टेट क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड अगर C1 to C9 है, C1 to C9। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक्सप्लेन ज़्यादा करते लिखते कम हैं। तो आपको एक अगर सफिशिएंट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक सफिशिएंट नोट्स कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया हुआ है, आप उसे जाके डाउनलोड कीजिए, एक बार देखिए, उसके बाद ये लेक्चर को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। या फिर उसे डाउनलोड कीजिए, सामने रखिए और इसे देखिए यहाँ पे, तो आप नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टेट के बारे में। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कार्बन नंबर 1 to 9 होता है तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में, लेकिन रूम टेम्परेचर पे है। अब ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली वेपर में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ही अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड अगर C9 से बड़ा हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा किस में? वैक्स सॉलिड में या वैक्सी सॉलिड में। क्यों ऐसा होता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे लिक्विड से किस में चेंज होगा? गैस सॉलिड में चेंज हो जाएगा। क्यों हो रहा है समझ पा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ता है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। तो ये था मेरा स्टेट के बारे में, लेकिन ये दोनों मेरा यहाँ पे कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। क्या होता है? ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप देखिएगा, क्या है पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड, कीटोन, इवन अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? आप इस बात को समझिए। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन, चलिए ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अल्कोहल में अल्कोहल से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल भी क्या करता है? वो भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। चलिए उस बात को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, मान लीजिए अल्कोहल है आपके पास, HOR एक मॉलिक्यूल है, तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ध्यान दीजिए RCOOH, इसी टाइप से मेरे पास होगा RCOH, यहाँ पे O। दो मॉलिक्यूल जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ये इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। मतलब दो मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ दो मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन का बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। और इसी नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइमर इन नेचर। क्या बोलते हैं? डाइमर इन नेचर। तो इसी रीजन से अल्कोहल से भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ये डाइमर इन नेचर इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि आप इसे हीट कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का वेपर फॉर्म में ये डाइमर इन नेचर में ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब वेपर फॉर्म में होगा उस वक्त भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं करता है, इसी डायमर इन नेचर में होता है। तो हम लोग क्या देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन, इवन अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। क्यों होता है? डायमर इन नेचर के कारण। थर्ड हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। किस पे? सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी में अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का C1 to C4 मतलब 4 कार्बन तक, मतलब मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, 4 कार्बन तक ये क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो फिर से वही बात, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है मतलब अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, और हम लोग जानते हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी में क्या है कि C1 to C4 मतलब ब्यूटानोइक एसिड तक ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और अदर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज करता है तो ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। उसके पीछे भी रीजन क्या है, क्यों सॉल्युबल है? अगर आपसे पूछ दे कि ब्यूटानोइक एसिड क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि ये क्या करता है? वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कैसे? ध्यान दीजिए, मान लीजिए एसिड है O, ये OH, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है HH, इसको जब वाटर में हम लोग डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए 4 कार्बन तक ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है तो अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेगा, और अल्काइल ग्रुप ये जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन ये सब जो बात हो रहा है एलिफेटिक के लिए, किसके लिए? एलिफेटिक के लिए। अब एरोमेटिक एसिड में आ जाइए, तो फर्स्ट मान लीजिए बेंजोइक एसिड, ये COOH, तो यहीं पे आप देखिए बेंजीन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन, और ये कितने हैं? 7 कार्बन हो गया। तो अगर एरोमेटिक का हम बात करें तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है वाटर में। समझ पा रहे हैं? ये सब बात किस पे है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन था किस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट जो मोस्ट लेक्चर का मेन टॉपिक पे आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का 3 केमिकल रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को, तो ये 3 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब 14, 15, 16 में कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म हो जाएगा। 3 केमिकल रिएक्शन क्या है समझिए। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? RC डबल बॉन्ड OH ये होता है। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ना है जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड केमिकल रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है RC डबल बॉन्ड OH जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा। और थर्ड हम लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ना है जब ये OH टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस टाइप से चलिए आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं क्या? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तब इसका क्या केमिकल रिएक्शन है, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मतलब H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो मेनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे? H+ आयन दे रहा है मतलब एसिड है, तो मेनली हम लोग यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चलिए हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में फर्स्ट क्या दिया? रिएक्शन विथ मेटल एंड अल्कली। आप 8-9 में पढ़े होंगे कि कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है, किससे? मेटल से, तो क्या प्रोडक्ट देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे हम लोग जो एसिडिक स्ट्रेंथ बात करेंगे अल्कोहल, फेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कि कौन ज्यादा एसिड है। तो क्या हम लोग देखें जब हम लोग अल्कोहल को मेटल से यानी सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट यहां पे बनता है क्या? RONA प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। एक फिनॉल जब रिएक्शन कर रहा है तो ये भी यहां पे प्रोडक्ट दे रहा है। क्या प्रोडक्ट दे रहा है? ONA प्लस H2 गैस। आप इसे बैलेंस कीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा? 2। देखिए यहां पे लिखें, थोड़ा हम इसे मान लीजिए इस टाइप से कर दें तो यही हो गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कर रहा है तो भी देखिए प्रोडक्ट ये क्या देता है? C डबल बॉन्ड ONA प्लस H2 गैस। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल होगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल होगा।
तो इस टाइप से हम क्या देखें कि मेटल से जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो जो एक एसिडिक प्रॉपर्टी होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो तीनों में ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। मतलब यहां से हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि अल्कोहल ज्यादा एसिड है या फेनॉल ज्यादा एसिड है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेटल से पता नहीं चलता है। नेक्स्ट चलिए इसे हम लोग देखते हैं, रिएक्शन कराते हैं किससे, अल्कली से। किससे, अल्कली से। अब वहां पे रिएक्शन क्या होगा उसे हम लोग देखते हैं। तो अल्कली में पहला आता है कौन, मान लीजिए चलिए रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, NaOH से। तो चलिए अब हम लोग NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप एक अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराइएगा तो अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। क्या होता है, बेस। आप रिएक्शन पढ़े होंगे 10th क्लास में, क्या, एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करता है क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यही तो एसिडिक प्रॉपर्टी है, याद कीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या देखा गया कि अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, लेकिन जब फेनॉल से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH को रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना ONa प्लस H2O, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना COO माइनस Na प्लस H2। तो इससे क्या पता चला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब अल्कली से NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो अल्कोहल रिएक्शन नहीं किया, लेकिन फेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड तो किया। तो इससे क्या पता चला कि अल्कोहल जो होता है लेस एसिडिक होता है इन कंपेयर टू फेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अगर अल्कोहल एसिड होता तो ये रिएक्शन जरूर देता बेस के साथ। समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से दोनों रिएक्शन कर रहा है, फेनॉल और कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों में कौन ज्यादा एसिड है ये तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप, इसके साथ अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन यहां पे करते हैं। अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, हम लोग यहां पे रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो याद कीजिए, एक एसिड, आप 10th क्लास में इसे पढ़े होंगे, जब रिएक्शन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट से तो प्रोडक्ट क्या देता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये प्रोडक्ट देता है। तो क्या हुआ, जब हम लोग इसे रिएक्शन कराए किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो यहां पे NaOH सोडियम NaHCO3 और इसे भी रिएक्शन करा दिए NaHCO3। तो क्या देखा गया कि फेनॉल भी रिएक्शन नहीं करता है किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है और बनाता है सॉल्ट COO माइनस Na प्लस क्या बना रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस बनाता है H2O। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें कि हम लोग जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ना ही आपका अल्कोहल रिएक्शन करेगा, ना ही आपका फेनॉल रिएक्शन करेगा। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इसका स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इन कंपेयर टू फेनॉल एंड अल्कोहल। तो जनरल वे में अगर हम अरेंज करना चाहें तो हम क्या अरेंज करेंगे, ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इन कंपेयर टू फेनॉल, और इससे ज्यादा है किसका, अल्कोहल का। किसका, अल्कोहल का। ये मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम फेनॉल और उससे कम अल्कोहल। किससे पता चला, ये रिएक्शन विथ मेटल और अल्कली के साथ। अब यहां पे एक बात आती है, क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है किससे, फेनॉल से, और फेनॉल ज्यादा किससे, अल्कोहल से। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। याद कीजिए, हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे हम कंपेयर करते हैं कि अरे ये स्टूडेंट ओल का ज्यादा तेज है इन कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे सिर्फ कंपेयर हो रहा है, लेकिन कितना ज्यादा है ये तो पता नहीं चल रहा है। ये ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है इन कंपेयर टू फेनॉल, लेकिन ज्यादा तो कितना ज्यादा है ये तो इससे नहीं पता चल रहा है। मतलब ये सिर्फ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट दे रहा है,
मतलब क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट इससे पता नहीं चल रहा है। तो कोई भी एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है ये हम लोग को जानने के लिए जानना होगा एसिडिक कांस्टेंट पे, Ka का वैल्यू जाना होगा या तो फिर pKa का वैल्यू जानना होगा। तो pKa मतलब pK मूवी नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ कंपेयर कर रहे थे कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता सकते थे कितना ज़्यादा है। उसके लिए हम लोग को क्या जानना होगा, Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट, या फिर pKa। चलिए एक एग्जांपल लेके हम लोग इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल दिया हुआ है एसिटिक एसिड का CH3COOH, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, वाटर में इसको डिजोल्व कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, आप इसे इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे। CH3COO- और यहाँ पे क्या है H3O+। इसे जब हम लोग इक्विलिब्रियम निकालते हैं इसका, तो क्या होता है, CH3 कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन यानी H3O+ बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। और क्योंकि वाटर लिक्विड 1 होता है, लेकिन चलिए यहाँ पे हम लोग इसे लिख देते हैं। अब वाटर को K इक्विलिब्रियम से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू कंसंट्रेशन वाटर। तब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, CH3COO- H3O+ बाय CH3COOH। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो KEQ मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू वाटर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एसिटिक कांस्टेंट मतलब Ka। जब एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू निकाला गया तो आया 1.74 इंटू 10⁻⁵। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, H+ आयन है, तो जितना ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा Ka होगा, और उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। यानी Ka का वैल्यू जितना लार्ज होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। जिसे याद कीजिए, आप 10 या 9 क्लास में पढ़े होंगे, pH से हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते थे एसिडिक स्ट्रेंथ का। 7 था तो न्यूट्रल था, 0 to 7 क्या था, एसिडिक था, और 7 to 14 क्या था, बेसिक था। तो उसी टाइप से अब यहाँ पे जो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे वो Ka के वैल्यू से निकालेंगे, और इसी टाइप से pKa वैल्यू निकलता है। तो इसका एसिटिक एसिड का pKa वैल्यू है 4.76। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं इक्विलिब्रियम में, याद कीजिए Ka और pKa में एक रिलेशन पढ़े हैं। क्या रिलेशन था, याद कीजिए, pKa इक्वल टू -log Ka। तो अब यहां से हम लोग को दो बात जानना है। क्या, अभी हम क्या बोले कि जितना ज्यादा एसिडिटी होगा उतना ज्यादा Ka वैल्यू होगा। मतलब क्या, एसिडिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, Ka का। लेकिन Ka यहां पे देखिए निगेटिव में है किसका, pKa का। मतलब एसिडिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, pKa का। मतलब जितना ज्यादा Ka का वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, और जितना कम pKa का वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो इसमें कुछ डाटा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चलिए हम लोग उसे लिखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ pKa वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसे देखिए, अगर pKa का वैल्यू लेस देन 1 है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। याद कीजिए अभी हम आपको क्या बताए थे, जो एसिडिटी होगा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK वैल्यू। मतलब pK का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका pK वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अगर मॉडरेट एसिड है, मतलब ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही ज्यादा वीक है, तो उसका pK वैल्यू 1 to 5 के बीच में रेंज होता है। और वीक एसिड का pK वैल्यू क्या होता है, 5 से बड़ा होगा लेकिन लेस देन 15 होगा। और जो वीक एसिड, वेरी वीक एसिड होता है, उसका pK वैल्यू ग्रेटर देन 15 होता है। अब ये आपका एनसीईआरटी में गिवन डाटा है। अब इसे समझिए, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया क्या है कि HCl का pK वैल्यू -7 है, और वहीं आप देखिए एसिटिक एसिड का कितना है, 4.76। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, माइनस में मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो इस टाइप से HCl हो या HBr हो या नाइट्रिक एसिड हो, मतलब जितना भी मिनरल एसिड है वो क्या है, मच मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्गेनिक एसिड या फिर बोले तो एसिटिक एसिड। यहां पे देखिए एसिटिक एसिड में क्या किया है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के फ्लोरीन को ऐड किया है। ये ग्रुप अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब एक एसिड में कोई अदर ग्रुप अटैच करते हैं तो उसका एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन को ऐड किया है और इसे बोला जाता है ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन सा एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि पीके का वैल्यू जितना कम है उतना ज्यादा एसिटिक स्ट्रेंथ है। अब याद कीजिए अल्कोहल फिनोल एथर में जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और वहां पे रीजन क्या दिए थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है या फिर फेनॉल का। अगर आप फेनॉल का पीके वैल्यू देखिएगा तो फेनॉल का पीके का वैल्यू अबाउट 10 होता है और यहाँ एसिटिक एसिड कितना है 4.76, इसका कम है तो ये क्या होगा, एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इन कंपेयर टू फेनॉल। ये किसका है, फेनॉल का। लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखिएगा, पीके वैल्यू पे नहीं, यहां पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो रीजन आपका एनसीईआरटी में दिया हो उसे लिखना होगा। तो चलिए हम लोग उसे डिस्कस करते हैं कि क्या कौन सा रीजन से हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फेनॉल। देखिए यहां पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो एक सफिशिएंट नोट्स है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब सारा चीज वहां पे एक सफिशिएंट नोट्स में लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फेनॉल। वाई, क्योंकि हम लोग जब अल्कोहल फिनॉल में पढ़े थे तो वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे, लेकिन उसी कंसेप्ट में यहां पे चलेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस बनाते हैं। तो चलिए रेजोनेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलेट आयन का बनाते हैं। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ध्यान दीजिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलेट आयन कब होगा, जब H प्लस देगा, तो H प्लस देगा तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाइए तो होगा क्या, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब इधर जाएगा तो यहाँ पे पार्सली निगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव डेवलप होगा, और ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा आर सी, ऑक्सीजन पे यहाँ पे निगेटिव होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलेट आयन का। अब चलिए हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, फेनॉल का, या फिर बोले तो फेनोक्साइड आयन का, फेनोक्साइड आयन का। तो ध्यान दीजिए आप, फेनॉल क्या होता है, बेंजीन है आपके पास, OH, H प्लस देगा तो ये एसिड कहलाएगा, जब H प्लस रिलीज किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब चलिए इसका हम लोग रेजोनेंस बनाते हैं। हम लोग अल्कोहल फिनॉल में बना चुके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखिए क्या होगा, अगर इसे आपको डिटेल में समझना है तो आप अल्कोहल फिनॉल एथर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए। फिर से यहाँ पे नेगेटिव, तो ये बॉन्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बनाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये हुआ। अब यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। जब इस डायरेक्शन में शिफ्ट, यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड O। फाइनली देखिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया था नेगेटिव चार्ज, अब ये फिर से अपना लोन पेयर लेगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पॉजिटिव डेवलप हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान दीजिए ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका, फेनोक्साइड आयन का। तो अगर हम सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा किसका है, फेनॉल का, यानी फेनोक्साइड आयन का।
लेकिन हम बोल क्या रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रोंगर एसिड देन फेनॉल, तो इस कंसेप्ट से तो ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है सिर्फ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रहने से नहीं होगा, क्या वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है या नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और फेनोक्साइड में देखिए ज्यादा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा उसमें जो नेगेटिव चार्ज है मेरा किस पे है, ऑक्सीजन पे है, और हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, देखिए नेगेटिव चार्ज कहां पे आपको दिख रहा है, कार्बन पे। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। तो इस टाइप से ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भले ही नंबर में कम है लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इन कंपेयर टू दिस। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फेनॉल। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रहने से और ज्यादा एसिडिक नहीं हो जाएगा। रेजोनेंस होने के साथ साथ निगेटिव चार्ज किस पे है ये भी देखा जाता है, जिसका एनसीईआरटी वर्ड क्या यूज करता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है और ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू दिस। तो हम लोग क्या देखें कि कैसे एक कार्बोक्सिलेट आयन आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फेनोक्साइड आयन। अब हम लोग लेक्चर का लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तक हम लोग क्या देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक इन कंपेयर टू फेनॉल, लेकिन अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई ग्रुप कनेक्ट है तो उसका एसिडिटी क्या होगा। चलिए हम लोग इसे समझते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCOOH ये है, लेकिन R ना रह के यहाँ पे कोई और ग्रुप होगा, तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए ये एसिड क्यों है, क्योंकि ये H+ दे रहा है, O नेगेटिव ये है। अब यहाँ पे इस बात को समझिए कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है इन कंपेयर टू चार्ज। तो ये जब H+ यहाँ पे रिलीज कर रहा है तो इसके पास कौन सा चार्ज है, O पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। और ये स्टेबल कब होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा। तो अब यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इसे और इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लिखे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब कोई ऐसा ग्रुप जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इससे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ले रहा है, खींच रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यही केस में अगर कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखिए ये डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसे दे रहा है, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और इस केस में मेरा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनसीईआरटी में आपका ऑर्डर दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का। वहां पे देखिए जो फर्स्ट एरो लाइन दिया हुआ, वहां पे फर्स्ट कंपाउंड क्या है, CF3COOH। क्योंकि यहाँ पे हम पूरा इस ऑर्डर को याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ ऑर्डर को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो क्या है, CF3COOH। सेकेंड लाइन में आइए, आपको दिख रहा होगा HCOOH, और थर्ड में देखिए C6H5COOH, और यहाँ पे CH3COOH। इस ऑर्डर को हम लिखते हैं यहाँ पे CF3COOH, इसके बाद सेकेंड लाइन में हम क्या बोले, HCOOH, उसके बाद थर्ड लाइन में हम क्या देखे थे, बेंजोइक एसिड C6H5OOH ये है, और इसके बाद था CH3COOH। अब यहाँ पे समझिए इससे क्या पता चला कि
कि CF3COOH स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। कभी कभी होगा क्या, आपसे पूछ दिया जाएगा मिथानोइक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर बेंजोइक एसिड, तो इस ऑर्डर से क्या पता चला, मिथानोइक एसिड। लेकिन अगर बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में पूछेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, बेंजोइक एसिड। ये आपका एनसीईआरटी में ऑर्डर दिया हुआ, एक लंबा ऑर्डर दिया हुआ, लेकिन उनमें से ये आपको याद रहना चाहिए। एक्चुअली ये डिपेंड किस पे करता है, पीके वैल्यू पे, लेकिन कुछ ऑर्डर अगर याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस टाइप से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, कब, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपको कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद होना चाहिए। चलिए उसे हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनमें ज़्यादा नहीं, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप और इथाइल C2H5। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है, NO2, CHO, हेलोजन ग्रुप और मान लीजिए फिनाइल ग्रुप PH। तो जब भी आपको अगर एसिड में CH3C2H5 दिख जाए, मतलब अल्काइल ग्रुप दिख जाए, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जब भी आपको दिख जाए NO2, CHO, X हेलोजन ग्रुप, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, मतलब वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब यहां पे आप समझिए X मतलब क्या, हेलोजन ग्रुप, तो ये क्या क्या हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन और आयोडीन का। ये ऑर्डर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो ये यहाँ पे था कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो आपको याद रहना चाहिए। इससे आपका पूरा ऑर्गेनिक एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप याद रखिए, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। NO2, CHO हेलोजन ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये सब रहेगा, क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ ये यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण होता है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। चलिए हम लोग उसे थोड़ा समझते हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एसिड एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, CH2, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, CH3COOH। नेक्स्ट मान लीजिए है CH3CH2FCOOH। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करने में लोग कौन ज़्यादा एसिड है। तो सबसे पहला ये एसिड कब होगा, जब ये H+ को रिलीज करेगा, और ये भी एसिड कब होगा, जब H+ को रिलीज करेगा। तो हेलोजन ग्रुप अभी हम क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर विड्रॉ करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो यहां पे भी तो वही लगा हुआ है, तो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, मतलब दोनों स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। लेकिन यहां पे देखिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और यहां पे इसका डिस्टेंस कम है, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ये -I इफेक्ट, ये भी -I इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए ये मेरा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा इन कंपेयर टू दिस। तो याद रखिएगा, हेलोजन ग्रुप जब आ जाए, सेम ग्रुप जब आ जाए, तो वहां पे डिस्टेंस पे काम कीजिएगा। चलिए, तो ये मेरा था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें आपका एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, विनाइलिक और फिनाइल ग्रुप अगर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्ट है तो उसका एसिडिटी इंक्रीज करता है। क्या कहना चाह रहे हैं, याद कीजिए, विनाइलिक किसको बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये ग्रुप अगर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्ट है, और कौन सा, फिनाइल ग्रुप। ये ग्रुप फिनाइल है, COOH। तो यहां पे क्या होता है, आप रेजोनेंस के नजरिए से देखिएगा तो आपको लगेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा दोनों के केस में। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली विनाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप कनेक्ट होता है, तो यहां पे रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करता है। यहां पे समझिए, इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं,
तो 1 2 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि विनाइलिक और फिनाइलिक ग्रुप में जो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्ट है वो sp2 यानी s करेक्टर कितना है 33.33%। यहाँ पे भी वही है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे s करेक्टर ज़्यादा है, मतलब ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस कारण से डायरेक्टली अगर विनाइल और फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ये आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस टाइप से हम लोग कंप्लीट किए कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपका एनसीईआरटी में अगर इस टॉपिक को देखेगा तो मेनली थ्योरी से डिस्कस किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का निकालना। यहाँ पे हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका इंटेक्स का क्वेश्चन 12.8 दिया हुआ है, आप उसे सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए केमिकल रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।